रदरफोर्ड का अल्फा रे स्कैटरिंग मॉडल हम पहले पढ़ चुके हैं, उसके बारे में सारी चीज़ें हमने पढ़ ली, उसके हिसाब से उसने मॉडल किस तरह से बनाया ये भी पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे क्लोजेस्ट अप्रोच, ठीक है, कि क्लोजेस्ट अप्रोच है क्या। तो जैसा हम सब जानते हैं कि क्लोजेस्ट अप्रोच है कि कोई चीज़ कितना ज़्यादा करीब, कितना ज़्यादा क्लोज पहुंच सकती है। तो यहाँ जो क्लोजेस्ट अप्रोच वर्ड बेसिकली यूज़ हो रहा है वो अल्फ़ा पार्टिकल के लिए हो रहा है कि वो न्यूक्लियस के या उस एटम के कितने ज़्यादा करीब पहुँच रहा है। और ये उन पार्टिकल के लिए यूज़ किया गया जो अपने ही पाथ पर वापस आ गए। भाई कल हमने ये देखा था कि ये हमारा न्यूक्लियस है, कुछ पार्टिकल यहाँ से जो है वो सीधे निकल जाते हैं, ठीक है। कुछ का क्या मतलब, यह ज़्यादातर पार्टिकल हमारे कैसे निकल जाते हैं, सीधे निकल जाते हैं, और कुछ पार्टिकल जो हैं वो हमारे डेविएट कर जाते हैं, ठीक है, इस तरह से डेविएट कर रहे हैं। कुछ पार्टिकल जो हैं वो अपने ही पाथ पर वापस आ जाते हैं, यानी कि उनमें किसी भी तरह का कोई कोलिजन नहीं होता, ऐसा भी उसने देखा। यानी वो यहाँ तक पहुँच रहे हैं और यहाँ पहुँचने से पहले ही अपने पाथ पर क्या आ जा रहे हैं, वापस आ जा रहे हैं, सेम पाथ पर वापस आ रहे हैं। उनमें किसी भी तरह का कोई इम्पैक्ट हमें दिखाई नहीं दिया, किसी भी तरह का कोई कोलिजन दिखाई नहीं दिया। तो उसने कहा कि ये हम एक्सप्लेनेशन कल देख ही चुके हैं कि कोई ज़्यादा हैवी चीज़ ही रिपेल कर पा रही है इसको। अब बात कर रहे हैं कि वो कितने करीब तक पहुंच पाता है। सपोज़ करो कि ये हमारा न्यूक्लियस है और कोई भी पार्टिकल जो पहुंच पा रहा है वो यहाँ से यहाँ तक r0 डिस्टेंस तक ही पहुंच पा रहा है, यानी r0 से पहले ही वो रिपेल हो जाता है। r0 डिस्टेंस तक पहुंचने के बाद वो क्या हो जाता है, रिपेल हो जाता है। तो ये जो r0 डिस्टेंस है इसे हम बोलेंगे क्लोजेस्ट अप्रोच, कि वो यहाँ तक पहुँच पाया। अब यहाँ तक पहुँचने में हो क्या रहा है, या वो यहाँ तक पहुँच कैसे पा रहा है। तो देखो हम सबको पता है कि जो हमारा अल्फ़ा पार्टिकल है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है और न्यूक्लियस भी पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो ये इस पर फोर्स ऑफ रिपल्शन क्रिएट करेगा, सही है। ये फोर्स ऑफ रिपल्शन जो इनके बीच में लग रहा है ये किससे निकलेगा, कूलम्ब्स लॉ से, 1/4πε0 2e, ये तो अल्फ़ा पार्टिकल का चार्ज है, और Ze ये जो है तुम्हारा न्यूक्लियस का चार्ज है जहाँ Z एटॉमिक नंबर है, और r² जो इनके बीच की डिस्टेंस है। अब क्योंकि अल्फ़ा पार्टिकल के पास अपनी एक सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी है, वो जब आगे बढ़ेगा तो इस सर्टेन फोर्स के अगेंस्ट काम करता रहेगा, इसके अगेंस्ट काम करेगा। ये बिल्कुल स्प्रिंग की तरह है या किसी ऐसी चीज़ की तरह, जैसे हम स्प्रिंग को खींचते हैं तो स्प्रिंग अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करती है, लेकिन हम और अपोजिट काम कर रहे हैं। तो जो हमारा वर्क है यानी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वो एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है, और वो जो एनर्जी होती है उसे हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। और इवन हमने पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन ही यही पढ़ी है कि जब हम किसी सर्टेन फोर्स के अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं तो हमारा द्वारा किया गया वर्क उस बॉडी में पोटेंशियल एनर्जी फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। यहाँ क्या हो रहा है, हाई काइनेटिक एनर्जी वाला अल्फा पार्टिकल इस फोर्स के अगेंस्ट जब काम कर रहा है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी किस में बदल रही है, पोटेंशियल एनर्जी में। अब क्योंकि ये सारा मामला इलेक्ट्रोस्टैटिक टर्म में चल रहा है तो हमें पता है कि ये काइनेटिक एनर्जी किस में बदलेगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में, पोटेंशियल एनर्जी। और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, हमें पता है 1/4πε0 Q1 Q2, अब Q1 वही हम 2e इंटू Q2 Ze/r इतना हो जाएगा। तो जैसे जैसे आगे बढ़ता रहेगा r कम होता रहेगा, इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती रहेगी, या हम ये कह सकते हैं कि इसकी काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट होकर किस में कन्वर्ट होती रहेगी, पोटेंशियल एनर्जी में। तो ये आगे बढ़ा, जो मिनिमम डिस्टेंस तक पहुंच पाएगा, जो क्लोजेस्ट डिस्टेंस तक पहुंच पाएगा, दैट इज द r0, यानी r0 डिस्टेंस पे इसकी सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी किस में बदल जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी में। अब हमें r0 चाहिए तो हम यही लिखेंगे एट r0 डिस्टेंस इट्स ऑल काइनेटिक एनर्जी कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी है, ½ mv², जहाँ v इसकी वेलोसिटी होगी,
इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0 2e इंटू जी अपॉन आर नॉट। यहाँ से जो हमें क्लोजेस्ट अप्रोच आर नॉट मिलेगा वो कितना मिलेगा 2e इंटू जी अपॉन 4πε0 हाफ mv²। दिस इज द फॉर्मूला फॉर क्लोजेस्ट अप्रोच। तो इसको लिख लो, ये क्लोजेस्ट अप्रोच का फॉर्मूला है। तो देखो इम्पैक्ट पैरामीटर क्या होता है, ठीक है। अगर इम्पैक्ट पैरामीटर की बात करें तो इम्पैक्ट पैरामीटर हमें ये बताता है कि हमारा सामने एटम रखा हुआ है, इधर से हमने अल्फ़ा पार्टिकल भेजे, क्या अल्फ़ा पार्टिकल जाके इम्पैक्ट करेगा किससे, न्यूक्लियस से, या नहीं करेगा। अब न्यूक्लियस से इम्पैक्ट करने का क्या मतलब है, क्योंकि जो कोलिजन हो रहा है वो न्यूक्लियस पे ही हो रहा है, बाकी का स्पेस तो कैसा है, खाली है, वहाँ से तो सीधा निकल जाएगा। अब ये दो तरह से इस पर असर करता है। पहला, या तो हमारा पार्टिकल जाके न्यूक्लियस से कोलाइड कर जाए। अब कोलाइड वो इसलिए कम करता है क्योंकि वहाँ फोर्स ऑफ रिपल्शन ज़्यादा है, तो न्यूक्लियस से कोलाइड डायरेक्टली ये कर नहीं पाएगा, ठीक है। नमस्ते। ये डायरेक्ट कोलाइड करेगा नहीं, क्यों नहीं करेगा, कि अगर पार्टिकल यहाँ से आगे बढ़ रहा है और ये पॉजिटिव है ऑलरेडी, तो इसे रिपेल करके क्या कर देगा, वापस भेज देगा। और अगर ये इससे बहुत ज़्यादा करीब जाता है तो ये इसको कहाँ, बाहर की तरफ डेविएट कर देगा, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो इसे बोलते हैं इम्पैक्ट पैरामीटर, कि बेसिकली ये किस तरह का पाथ फॉलो करने वाला है। तो इस सेंटर, सपोज करो ये अल्फा पार्टिकल का जो है वेलोसिटी वेक्टर है, वेलोसिटी वेक्टर हमें क्या बता रहा है, किस दिशा में ये जा रहा है बेसिकली। तो ये वेलोसिटी वेक्टर की लाइन है, ये सेंट्रल लाइन से इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है, सही है, उसको हम बोलते हैं इम्पैक्ट पैरामीटर बी। क्लियर है। और यहाँ से ये डायरेक्शन ऑफ अप्रोच है इसकी, ये इस तरह से आ रहा था, और ये इसका स्केटर्ड वे है, जिस तरफ ये स्केटर हो गया। तो ये जो एंगल होता है थीटा, इसे बोलते हैं एंगल ऑफ स्केटरिंग। एंगल ऑफ स्केटरिंग। तो यहाँ से अगर हम इम्पैक्ट पैरामीटर v की वैल्यू निकालें, शांत हो जाए करो यार। फोर पाइप नॉट, और ये हो जाएगा GE² अपॉन यही हाफ mv², यानी इसे हम एनर्जी लिख देंगे, और ये हो जाएगा cot θ/2। कितना होगा, ठीक है। ये इम्पैक्ट पैरामीटर का फॉर्मूला है, इसका कोई डेरिवेशन नहीं है, बस इसको ऐसे ही हम पढ़ लेंगे, ठीक है। देखो क्या इसमें मेन चीज़ क्या है उसको थोड़ा समझें। तो जितना ज़्यादा वैल्यू होगी इम्पैक्ट पैरामीटर की, समझ में आया, इम्पैक्ट पैरामीटर यानी कि बी, इसकी जितनी ज़्यादा वैल्यू होगी तुम्हारा cot θ/2, मतलब ये जितना ज़्यादा इम्पैक्ट पैरामीटर बी होगा उतना ही ज़्यादा cot θ/2 होगा, क्योंकि हम यहाँ देख सकते हैं कि b और cot θ/2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी कि अगर इसकी वैल्यू लार्ज होगी, इम्पैक्ट पैरामीटर बड़ा है, तो cot θ/2 भी बड़ा है। इसके बड़ा होने पर ये जो एंगल ऑफ स्केटरिंग है, ये एंगल ऑफ स्केटरिंग है, ये कैसा हो जाएगा, ये कम हो जाएगा। रीज़न, b जितना ज़्यादा होगा पार्टिकल उतनी दूर से निकल जाएगा, उतना कम डिफ्लेक्शन उसमें देखा जाएगा, तो एंगल ऑफ स्केटरिंग क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू बढ़ी, cot θ/2 भी बढ़ेगा, बट थीटा जो होगा वो कैसा हो जाएगा, कम। लेकिन अगर इसकी वैल्यू घटी b की
और कॉट थीटा बाई 2 की वैल्यू भी कम हुई, तो हमारा एंगल ऑफ स्कैटरिंग क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, और अगर हमारा b हो गया 0, b क्या हो गया 0, तो सीधा सीधा कॉट थीटा बाई 2 भी 0 होगा, क्योंकि ना तो ये 0 हो सकता है, ना ये, ना काइनेटिक एनर्जी 0 हो सकती है। तो इसको 0 करने के लिए मेन हाथ किसका है, कॉट थीटा बाई 2 का। अगर b 0 है तो कॉट थीटा बाई 2 भी 0 है, सही है। और फिर हमारा अगर थीटा की वैल्यू निकाले तो थीटा बाई 2 कितना हो जाएगा 90 डिग्री, और थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 180, क्योंकि कॉट 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 0, तो कॉट 90 0 हो जाएगा। अगर हमारा कहें इफ b इज इक्वल टू 0 देन कॉट थीटा बाई 2 इज 0, और थीटा बाई 2 मतलब 0 किसकी होती है 90 डिग्री की, तो थीटा बाई 2, तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो इसका मतलब क्या है कि अगर ये b 0 है, इम्पैक्ट पैरामीटर कैसा है 0, यानी कि इम्पैक्ट ये डिस्टेंस कुछ है ही नहीं, ये 0 होगा, इसका मतलब पाथ कैसा रहा, यहाँ बीच में से ही आ रहा है तभी तो 0 होगा। यहाँ से तो डिस्टेंस देखते हैं, हमने यहाँ से देखा इसको 0 कर दिया, इसको 0 करेंगे तो ये लाइन कहाँ आ गई, इसी पर, तो जब इस पर ही आएगा ये तो टकराएगा ही नहीं, इसी पाथ पर कैसा चला जाएगा वापस, तो ये कितना रहेगा 180। ठीक है, तो ये था तुम्हारा रदरफोर्ड का पूरा एटॉमिक मॉडल का पूरा एक्सप्लेनेशन, उसका जो मतलब उसने एक्सपेरिमेंट किया था उसका एक्सप्लेनेशन। ठीक है, इम्पैक्ट पैरामीटर और क्लोजेस्ट अप्रोच, ये दोनों चीज़ें मैंने बता दी हैं। इसमें क्लोजेस्ट अप्रोच को थोड़ा अच्छे से पढ़ लेंगे, क्योंकि इस पर एक दो न्यूमेरिकल हैं, हालांकि इम्पैक्ट पैरामीटर पर भी है, पर क्लोजेस्ट अप्रोच पर ज़्यादा रहता है थोड़ा फोकस। ठीक है, तुम दोनों के कर लेंगे बाद में। तो ये तुम्हारा रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट था अल्फा स्कैटरिंग, और इसके आधार पे जो उसने एटम की एक संरचना बताई कि किस तरह का है स्ट्रक्चर एटम का, वो हमने पढ़ लिया। इसमें जो लिमिटेशन थी, वो लिमिटेशन क्या थी, उस लिमिटेशन की बात और कर लेते हैं। लिमिटेशन में रदरफोर्ड क्या गलती कर गया, उसका बेसिक ये था, जो अब तो हमें पता है ये चीज़ क्या, कि एटॉमिक लेवल पर, क्वांटम लेवल पर क्लासिकल फिजिक्स काम करती नहीं है। यानी हमारे जो क्लासिकल फिजिक्स के नियम हैं वो एटॉमिक लेवल पर काम नहीं करते, क्वांटम लेवल पर काम नहीं करते। इसने क्या गलती करी, इसने कहा कि इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व कर रहा है चारों तरफ की ऑर्बिट में, तो अंदर की तरफ सेंट्रीपेटल फोर्स लग रहा है उस पर। भाई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है, न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज होता है, दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। यही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसको क्या देता है, रिक्वायर्ड सेंट्रीपेटल फोर्स। अब जब सेंट्रीपेटल फोर्स इस पर मिलेगा हमेशा, तो अंदर की तरफ एक एक्सेलरेशन काम करेगा, जिसकी वजह से इसका जो मोशन है वो कैसा हो जाएगा, मोशन एक्सेलरेटेड मोशन हो जाएगा। यानी क्या बोला कि अगर ये देखो पॉजिटिव है और इलेक्ट्रॉन यहाँ घूम रहा है इस ऑर्बिट में, ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो इस पर अंदर की तरफ क्या काम करेगा, एक सेंट्रीपेटल फोर्स काम करेगा। और वो सेंट्रीपेटल फोर्स क्या, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, वो किससे मिलेगा हमें, कूलम्ब्स लॉ से। ठीक है, क्योंकि इसकी वजह से अंदर की तरफ एक सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन काम करने लगेगा, और क्योंकि इलेक्ट्रॉन इस पर काम कर रहा है, उस पर एक फोर्स लग रहा है हमेशा, तो धीरे धीरे करके वो एनर्जी रेडिएट करने लगेगा। और जैसे जैसे वो एनर्जी रेडिएट करेगा, इसकी एनर्जी में क्या आने लगेगी, कमी। और एनर्जी में जैसे जैसे कमी आएगी, ये अंदर की तरफ मूव करना शुरू कर देगा, और अंदर की तरफ मूव करते करते एक समय ऐसे आएगा कि अंदर इस न्यूक्लियस में जाके गिर जाएगा, इसमें समा जाएगा। तो प्रॉब्लम ये रही कि अगर ऐसा करता है तो ये तो फिर वापस से वही वाला थॉमसन मॉडल की तरह आ जाएगा। भाई उसने भी यही कहा था, एक पॉजिटिव सरफेस पर इलेक्ट्रॉन चिपके रहते हैं, अंत में इसका भी जो है वही हुआ हस्र, क्या कि ये घूमते घूमते कहाँ के गिर गया, कहाँ के गिरा, न्यूक्लियस में। ठीक है, तो यहाँ पे आके ये
इसकी लिमिटेशन हो गई और यही वीक पॉइंट था जिसकी वजह से ये अंत में ये वाला जो मॉडल था ये भी नकार दिया गया। समझ में आया? तो इसके अकॉर्डिंग क्या था वो हम लिख लेंगे। ये तो था ही था, इसमें ये भी था कि अगर कंटिन्यूस रिवॉल्विंग अंदर की तरफ होती रहेगी और स्पाइरल फॉर्म ये करेगा तो जो लॉस ऑफ एनर्जी है इलेक्ट्रॉन में वो कंटिन्यूस आते रहनी चाहिए। और इसमें ये चीज़ भी थी कि जब ये एनर्जी लॉस करता है तो लॉस ऑफ एनर्जी हमें किस में मिलती है? ईएम रेडिएशन में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में बताया ना, एनर्जी बाहर रेडिएट करता है। तो हमें एक कंटिन्यूस रेडिएशन मिलते रहना चाहिए, एक स्पेक्ट्रम हमें मिलते रहना चाहिए, लेकिन मिलता हमें सिर्फ लाइन स्पेक्ट्रम है। तो ये चीज़ यहाँ पर भी प्रूव नहीं हुई कि अगर ये कंटिन्यूस स्पाइरल बना रहा है अंदर की तरफ तो कंटिन्यूस रेडिएशन मिलना चाहिए, लेकिन हमें सिर्फ लाइन स्पेक्ट्रम मिलता है। ठीक है, तो इन दो एस्पेक्ट्स पर ये जो हमारा मॉडल है ये कैसा हो गया? ख़त्म हो गया। इसी चीज़ को आगे एक्सप्लेन किया, इसमें जो सुधार किया बेसिकली हम ये बोल सकते हैं वो बोर ने किया। अब बोर ने क्या किया, उस वक्त तक अर्लियर क्वांटम थ्योरी की थोड़ी बहुत एक्सप्लेनेशन में मिल गई थी। ठीक है, जो हमने पढ़ा ना E=h/v, प्लांक ने आके जो है दे दी थी। तो नील बोर ने क्या किया, इसमें क्लासिकल फिजिक्स के जो एस्पेक्ट्स इसने लगा दिए थे रदरफोर्ड ने, जिसकी वजह से गलत हो गया, उसने क्लासिकल फिजिक्स के जो फंडामेंटल लॉज हैं वो हटा दिए और क्वांटम लेवल के लॉज जो है इस पर जाके लागू कर दिए और उसने अपने 3 पोस्टुलेट्स दिए जो हम अभी आगे बोर मॉडल्स में पढ़ेंगे। इसको लिखो और फिर इसे हम ख़त्म करते हैं।